औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइकल फैराडे, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एक लोहार का बेटा था या एक गरीब आदमी का बेटा था। स्कॉटलैंड में रहता था और स्कॉटलैंड चूंकि बरतानिया ही है, उस वक्त भी बरतानिया ही था। थोड़ा सा अब शायद ज़्यादा उसके प्रिविलेज है बरतानिया के, मेन बरतानिया से हट के, लेकिन उस वक्त तो बरतानिया ही था। तो इसलिए रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस तक वो चाहता था कि पहुंचे, या मेन स्ट्रीम की साइंस तक पहुंचे जो इंग्लैंड में उस वक्त मौजूद थी। न्यूटन के बाद से उसकी लेगेसी चल रही थी, लेकिन उसके लिए ये मुश्किल था वहां तक पहुंचना। उस जमाने में साइंस एक कल्चर थी और साइंस एक ऐसी चीज थी जो आपके हाई जेंट्री होने का, आपके एलीट क्लास होने का एक सबूत थी कि अगर आप साइंसदान हैं या साइंस खेलते हैं या साइंस करते हैं तो फिर आप बड़े आदमी हैं। और आम लोग जो है उनके नज़दीक ये शजर ममनुअत के हद तक उनको पता नहीं था, किताबें नहीं थी, कोर्सेज नहीं थे। पिछली क्लास को मैंने जोर देकर इस हिस्ट्री का एक पोर्शन उसका इम्पैक्ट उनमें डालने की कोशिश की है, क्योंकि ज़रूरी यही है कि हिस्ट्री के इस हिस्से में जहां हम अब पहुँचें, चूँकि ज़रा मुख्तलिफ है ये हिस्सा, तो इसका वो इम्पैक्ट जो उस वक्त था वो भी हमें मालूम हो। वो यूँ है कि ये जो 3 सदियाँ हैं न्यूटन के बाद, न्यूटन का अपना काम और उसके बाद की सदियाँ, इन सदियों में साइंस ज़रा डिफरेंट फ़िज़ा में आई है। फिलोसॉफिकली मैं बात नहीं करना चाहता, वो भी एक अलग पूरा टॉपिक है। सिर्फ साइंसी तौर, साइंस की तारीख के हवाले से बात करना चाहता। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसका नाम हमारे कोर्स में नहीं है, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आसमानी बिजली का करंट उस तार में महसूस किया जिसके साथ वो पतंग उड़ा रहा था, क्योंकि वो तार उसने इसी मकसद के लिए बनाई थी, और हाथ पर ही महसूस नहीं किया बल्कि उसका जो दूसरा सिरा था वो एक बोतल में, जार में रखा हुआ था, उसमें पानी था, वहां जब उसको महसूस किया, उसके स्पार्क को, तो बिजली दरियाफ्त हो गई। आसमानी बिजली तो थी, लेकिन साइंस में वो दरियाफ्त हो गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद एडिसन तक, बल्ब दरियाफ्त होने तक, या हमारी हिंदुस्तान की तारीख के हिसाब से कहा जाए तो जंग आज़ादी तक, 1857 के ज़माने तक, अगर जो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है बल्ब ईजाद होने की, उसमें भी सालों का फ़र्क है, ज़माने तक, उस ज़माने तक जो साइंस है, ये सदियाँ फैशन की सदियाँ हैं, साइंस के फैशन की। किताबें नहीं है स्कूलों में और सीना बसीना साइंस आगे बढ़ रही है, या जो साइंसदान हैं उनके शागिर्दों के पास माहौल बना हुआ है, वहीं से वहाँ से वो तजर्बे कर रहे हैं। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल है साइंस और बहुत कम नजरी है, थ्योरेटिकल। तो ये जो दौर है ये फैशन का इसलिए है कि बाकायदा जैसे नौटंकी वाले होते थे और अब भी होते हैं हिंदुस्तान में, जो एक बैलगाड़ियों पर लेकर चलते हैं सामान, और उस सामान के साथ फिर वो गांव-गांव, गली-गली, बाजार, बड़े शहरों के चौकों में ड्रामा करते हैं। स्टेज पर कर सकते हैं या फीचर प्रोग्राम करते हैं, नीचे चौक में खड़े होकर करते हैं, लोग उनके आसपास जमा हो जाते हैं। ये कदीम से, बल्कि इंसानी तारीख की सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन है वो यही नौटंकी ही है, यूनान की। तो कदीम से ये एक तरीका था। जब ये साइंस की सदियाँ आई जिनका बतौर खास जिक्र हो रहा है, तो साइंसदानों ने इस तरह चलना शुरू किया और वो बड़े बड़े शहरों में मेला नुमा मुनाकिद करते और वहाँ पे शहरी लोग जमा हो जाते। फिर वो जो उन्होंने गैजेट्स बना रखे होते, या वो जादू के शोबदाबाजी के पुर्जे बना रखे होते, क्योंकि न्यूटन जब आ गया तो एक बात हो गई कि व्हील कैसे घूमेगा, दंदानेदार व्हील कैसे घूमेगा, यानी गरारी कैसे घूमेगी, छोटी गरारी में बड़ी कैसे आएगी, कितना प्रेशर कौन डाल रहा है, कौन कौन सी गेंद कहाँ टकरा रही है, कितनी फोर्स चाहिए किसी चीज को धकेलने के लिए, लीवर कितना खींचा जाए, लीवर कितना लंबा हो, टार्क क्या है कि चीजें जब घूमे तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका पता चले। ये बात मैं न्यूटन की इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मशीनें शुरू हो गई, छोटी मशीन से लेके बड़ी मशीन तक, तो गैजेट्स बनाने लग गए। वो एक्सपेरिमेंटल साइंसदान जो कोई इतने ज़्यादा बड़े जहन नहीं होते थे लेकिन शौकीन थे, और उस ज़माने में वो इस तरह के
और ये मेले लेकर चलने वाले, नौटंकियां लेकर चलने वाले, जाहिर है कोई बड़े नाम साइंसदान साइंस के तो ये भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने छोटे नाम नहीं थे, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं सबसे पहले एक नौटंकी वाले के करिश्मे देखकर जो उसने पब्लिक में दिखाए थे मुतासर हुआ था, और मुझे शौक हुआ था कि मैं भी कुछ है ईजाद करूं। तो उसके बाद फिर मैं इन तजर्बात में लग गया। बहुत अमीर आदमी था, सियासतदान था, और इसका साइंस से कोई इतना खास लेना देना नहीं था, लेकिन क्यूरियस था, मुतजस्सस था। चुनाचे वो नौटंकी वाले का लिखता है कि उसके बाद से मैं इसमें बाकायदा इन्वॉल्व हुआ और बिजली दरियाफ्त की। तो ये दौर था। और फिर उसमें जो नौटंकी वाले शोबदे दिखाते थे, करिश्मे दिखाते थे, उसमें लोगों में शऊर, साइंस का शौक पैदा हो रहा था। वो गरारियों से बने हुए मुख्तलिफ पुर्जे बनाते होंगे, वो अभी बिजली का कोई सामान नहीं था वो मतलब कोई आलात बनाते होंगे। शुरू शुरू में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली दरियाफ्त की तो स्पार्क की हद तक के एक स्पार्क हो रहा है, बल्ब वगैरह नहीं, या कोई और उसका इफेक्ट जो आज मशीनों में बिजली इस्तेमाल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट एक शोबे के तौर पर। तो वो लोग जब देखते थे तो उनमें ज़ौक शौक पैदा होता था। माइकल फैराडे उन्हीं लोगों में से एक है। और माइकल फैराडे बहुत बड़ा ज़हन है। इसने किया क्या है कि एक कड़ा लोहे का तस्वर करें, कोई सा कड़ा, और उस कड़े में से अगर, ये कड़ा है, और उस कड़े में से अगर एक मकनातीस, जो कि बहुत कदीम चीज़ है और हर कोई जानता था कि मकनातीस से हम गुजारें, या उसके अंदर से गुजारना भी ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं इजाफी बात कर रहा हूँ, उसके आसपास भी अगर हम ऐसे ऐसे करें, उस मकनातीस को हरकत दें, तो क्या होगा कि वो जो कड़ा है लोहे का, पीतल का, कोई भी धात जो होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन वो एक तरफ बहना शुरू हो जाएंगे। जब मैं इसको आगे करूंगा तो वो एंटी क्लॉक बहेंगे, राइट से लेफ्ट। और जब मैं इसे पीछे करूंगा, उल्टा कर ले, मैंने फिर बताता हूँ, जब मैं इसे आगे करूंगा तो वो क्लॉकवाइज बहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बहेंगे, और जब मैं इसे पीछे करूंगा तो उल्टा बहेंगे। अब जरा इमेजिन करेंगे, ऐसे ऐसे करने से जो इलेक्ट्रॉन हैं कड़े में, वो भी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। यानी अगर ये आगे किया जाए, चले मैं अगर भूल रहा हूँ वक्ती तौर पे उसकी सिमत, तो उसको ज़हन से हटा दें, सिर्फ ये सोचें कि वो जो जंप ले रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन उस कड़े में, वो जब इसको हम कड़े की तरफ ले जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जब इसको कड़े से बाहर ले आएंगे, यानी कड़े के अंदर ये रखा और अगर हम ऐसे बाहर ले आए तो फिर वो क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये चीज उसने कड़े में मकनातीस गुजार कर या उसके आसपास मकनातीस को हरकत देखकर दरियाफ्त की इस चीज की वजह से वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप उस कड़े को तार समझें, बिजली की तार जो बाद में बनाई गई जाहिर है, उसको तार समझें और उस तार के ऊपर एक स्पीड मीटर लगा दें, स्पीड मीटर नहीं, गैल्वानोमीटर लगा, उसके ऊपर मीटर लगा दें, जो गैल्वानोमीटर कहते हैं उसे, जो सुई वाला होता है और बताता है कि इसमें करंट कितना है। अगर वो उस पर लगा दें तो क्या होगा कि जब आप मैग्नेट इस तरह करेंगे तो उसकी सुई हरकत करेगी। उसकी सुई हरकत करने का मतलब ये था कि ये मैग्नेट जो दूर है और ये तार जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बह रहे हैं, इनके दरमियान कोई ना नजर आने वाला रिश्ता है। ये वो नई बात थी। ना नजर आने वाला रिश्ता तो चीजों में था, पहले भी था, लेकिन उन रिश्तों को कभी इस तरह से प्रिसाइज देखा नहीं गया कि कौन सी चीज और कौन सी चीज के दरमियान वो मौजूद है। मैग्नेट से चीजें खींचती थी, धक्का खाती थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जो पहली बार कोई राज खोलने वाली चीज थी। चीजें मैग्नेट से धक्का खाती थी तो हम लोहे के अंदर झांक नहीं सकते थे कि वहां भी इलेक्ट्रॉनों को मैग्नेट का एक चार्ज टकरा रहा है। लेकिन जब इसमें घूम गए और मीटर घूम गया तो हमारे लिए आसानी हो गई ये जानने में कि ये राज जो है अगले अपने स्टेप में है क्या चीज। और यही बात उसने जान ली, माइकल फैराडे ने। एक वेबसाइट है इंटरनेट पर जो बहुत अच्छी है, साइंस के स्टूडेंट्स को अपने लिए, अपने बच्चों भाइयों के लिए उसको जानना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। ये तस्वीर मैंने वहीं से ली है उसका नाम है fet.com। सिर्फ फेट गूगल में लिखें तो जाहिर है
सामने वही आएगी। लेकिन इस तरह सर्च करने से हमारा यहाँ ज़्यादा टाइम लग सकता है। हम यही लिखते हैं माइकल या फैराडेज लॉ फैक्ट। ये पिछली क्लास के लिए भी मैंने सर्च की थी, इसलिए सर्च में फैक्ट समेत वो मौजूद है। अब वही तस्वीर जो मैंने स्लाइड में ले रखी है, उसमें सिमुलेशन आपको मिलेगी। सिमुलेशन का मतलब है कि हम वो करके देख सकते हैं बगैर लेबॉर्ट्री में गए, इस वेबसाइट की मेहरबानी से, जो माइकल फैराडे ने किया। यहाँ देखिए ये मैग्नेट है और ये मीटर है और ये कॉइल है, वही तार वाली बात। उसका बंद होना जरूरी नहीं है तार का, इवन कि अगर तार लंबी भी रखी जाए ऐसे और फिर जब मैग्नेट किया जाए तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करेंगे। कॉइल इसलिए बनाई जाती है कि एक कॉइल से फिर एक पूरा फील्ड तैयार हो जाता है, दूसरी से दूसरा। इसकी मैं आगे आगे अभी बात करूंगा थोड़ी देर में। तो ये अब मैग्नेट है। सबसे पहले मैग्नेट पर बात कर लेते हैं कि इसके दो सिरे हैं, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। तो जो नॉर्थ है उसमें से फील्ड्स की लाइनें निकल रही हैं। फील्ड्स की लाइनें किस तरह से होती हैं कि ये फील्ड की लाइनें मैग्नेट में दिखाई गई हैं, इसमें फील्ड की लाइनें निकल रही हैं। अब अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें तो इसमें जो नॉर्थ है, इसमें से फील्ड की लाइनें निकल रही हैं। लाइनें क्या हैं, थोड़ी देर में सारी बात मैं करूंगा। और जो साउथ है उसके अंदर जा रही है। फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करें, कहाँ से निकल रही हैं फील्ड की लाइनें और कहाँ जा रही। फील्ड क्या है, लाइनें क्या है, ये थोड़ी देर में बात करेंगे। अब जब हम यूं करते हैं कि नॉर्थ जो हमारे पास है, इसमें से लाइनें निकल रही है। अगर हमारे पास दो मैग्नेट हो, एक मेरे इस हाथ में हो और एक मेरे इस हाथ में हो, और उन दोनों का इस तरह से पकड़ा हुआ हो कि जो नॉर्थ है वो, इसका नॉर्थ अगर इस तरफ है तो इसका नॉर्थ फिर इस तरफ हो, यानी एक दूसरे के सामने नॉर्थ ना हो, बल्कि मैग्नेट जिस तरह ये पकड़ा हुआ है वैसे ही वो पकड़ा हुआ हो। उनको नजदीक करने का मतलब ये होगा कि नॉर्थ इस मैग्नेट का इस मैग्नेट के साउथ के करीब आ रहा है। यहाँ आपने एक बात समझनी, जब नॉर्थ साउथ के करीब आ रहा है तो इसके एक मतलब ये भी है इसका कि इससे निकलने वाली फील्ड लाइन जो बेचैन है कहीं जाने के लिए, फौरी तौर पर पहुंचने के लिए, इमीडिएटली, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज, फौरी तौर पर पहुंचने के लिए बेचैन है वो लाइन है, तो जहां कहीं भी साउथ देखेंगे वो उसमें घुस जाएंगे। देखिए ना, साउथ यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये साउथ है, तो साउथ में उन्होंने घुसना है, नॉर्थ से उन्होंने निकलना है। तो अगर दो मैग्नेट होंगे, इस मैग्नेट की नॉर्थ से निकलने वाली अगर ये मैग्नेट करीब लाया जाएगा तो इसके साउथ में घुस जाएंगे। जब वो इसके साउथ में घुसेंगी तो ये ठक करके जुड़ जाए और इनका जो फील्ड है वो खुलकर बड़े मैग्नेट का फील्ड बन जाएगा। तब पूरे मैग्नेट के इस तरफ से निकलेंगे, नॉर्थ से और साउथ में आएंगे। लेकिन अगर हम मैग्नेट को उल्टा लेते हैं और मैग्नेट के साउथ साउथ आमने के सामने कर देते हैं, या इस तरह उल्टा लेते हैं कि हम उसके नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो निकल रही हैं इस मैग्नेट से फील्ड लाइंस और जो निकल रही हैं इस मैग्नेट से, वो एक दूसरे के आमने सामने आने की वजह से, चूंकि वो दोनों कहीं जाना चाह रही हैं और वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहती, इसलिए वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे और मैग्नेट अलग अलग दो मैग्नेट रहेंगे। इस बात को क्यों इतने तवज्जो से मैंने समझाया है। ये जो आप कॉइल्स देख रहे हैं, ये कॉइल्स मसलन ऊपर वाली देखिए पहले, ये दो कॉइल्स। अब ये जब एक कड़ा था जो फैराडे ने खुद यूज किया, वो एक कड़ा था। अब जब ये एक कड़ा था और मैग्नेट हम ऐसे कर रहे थे, तो उस वक्त जो घूम रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, जो जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ही चीज है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे उसके आसपास, जो मैग्नेट के तौर पे काम करती है। वो मसनूई मैग्नेट होता है, अगर हम मैग्नेट हटा लें तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो वो जो फील्ड बना रहे थे वो एक कड़े की फील्ड थी, बिल्कुल वैसे जैसे दो मकनातीस नजदीक करने से वो जुड़े तो वो एक बड़ा मैग्नेट बन गया। बिल्कुल वैसे जब एक कॉइल की फील्ड दूसरी कॉइल की फील्ड के साथ मिलती है, या ज्यादा कॉइल्स की फील्ड के साथ मिलती है, तो एक बड़ा फील्ड क्रिएट करती है, पावरफुल फील्ड, फोर्सफुल, ताकतवर फील्ड। इसलिए हम मोटर बनाने के लिए हमेशा कॉइल बनाते हैं, या और भी कोई ऐसा बिजली का आला बनाने के लिए उसमें कॉइल जरूर बनाते हैं, ताकि हमने जितना उसमें से
करंट लेना है वो ले सके। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी नेचर पर, बिजली और इस बात की। ये बात यूं है कि जो एटम है वो 3 बुनियादी ज़र्रात का मजमूआ समझा जाता है। जैसा कि यहाँ अगर बनाया जाए एक हाइड्रोजन का एटम, तो हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस है, ये जो उसका मरकज़ा है, उसमें एक प्रोटॉन होता है। और जो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इसके मरकज़े में है और इसके मदार में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसीलिए ये सबसे सिंपल एटम है, हाइड्रोजन का प्रोटियम एटम। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स और भी हैं, उनमें भी प्रोटॉन तो एक ही होता है, लेकिन उनमें एक न्यूट्रॉन, और जो दूसरा उसका आइसोटोप है उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक बात छोटी सी अभी समझ लें, फिर दोबारा भी आएगी, कि ये जो एक प्रोटॉन है ये यहाँ पे भी एक है और इनमें भी एक है। यानी हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं जिनका नाम हाइड्रोजन है, वो 3 एटम होते हैं। तो जब उनका नाम हाइड्रोजन है तो वो 3 क्यों होते हैं? वो इसलिए 3 होते हैं कि वो हाइड्रोजन के 3 बच्चे हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का सही उर्दू तर्जुमा है हमजा। हमजा हैं वो उसके। अब जो तीनों के अलग अलग नाम है वो है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। यह हम दोबारा में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो प्रोटियम है उसमें एक न्यूट्रॉन भी नहीं होता, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जो ड्यूट्रियम है उसमें होता तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि प्रोटॉन ही किसी एटम की पहचान है कि वो कौन से एलिमेंट का एटम है। तो चूंकि एक प्रोटॉन बार बार आएगा तो इसलिए यही पहचान है कि वो हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन वो जब हाइड्रोजन का एटम होते हुए 2-3 मुख्तलिफ किस्मों में बट जाता है तो उसकी वजह यह है कि वो हाइड्रोजन का एटम जब किसी भी न्यूट्रॉन को अपने अंदर नहीं रखता तो उस वक्त वो होता है प्रोटियम हाइड्रोजन, और जब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी होता है तो उस वक्त वो होता है ड्यूट्रियम हाइड्रोजन, और जब उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो उस वक्त वो होता है ट्रीटियम हाइड्रोजन। तो हम सिर्फ पहले की बात कर रहे हैं, बाकी हम अपने 9th के कोर्स में पढ़ेंगे। तो पहला है प्रोटियम का एटम। अब इसके दरमियान में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एक मकनातीस इसके नजदीक लाएं, जैसा ये मकनातीस है, अगर हम इस एटम के नजदीक एक मकनातीस लाएं और उस मकनातीस का जो साउथ है वो नजदीक आ रहा हो, तो चूंकि साउथ प्लस होता है, यानी चूंकि साउथ, वो यूं समझ लें कि जो एटम है वो भी एक छोटा सा मैग्नेट है, और एटम के भी यूं समझ लें कि मकनातीस की ही आदत है उसकी। जो 2 मकनातीस की हमने बात की थी उसको यहाँ छोटे पैमाने पे में सिर्फ इमेजिन करें। तो अभी जो मैंने एटम आपके सामने ये बनाया है, इस एटम में ये जो प्रोटॉन था ये प्लस साइन है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसका जो वो सिरा जो मस्बत है, और ये जो न्यूट्रॉन है ये इसका नेगेटिव चार्ज है। इसको अब जानबूझ के मैं मकनातीस की शक्ल दे रहा हूँ, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और ऐसी जगह जैसा मैंने कर रखा है ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मैंने जो शक्ल दी है इसमें आप समझ लें कि अब ये छोटा सा मैग्नेट है, और इसका ये सिरा जो है यानी इलेक्ट्रॉन वाला ये माइनस है, और इसका ये सिरा जो है यानी प्रोटॉन वाला ये प्लस है। जब दूसरा मैग्नेट इसके नजदीक आएगा तो उसका जो प्लस का सिरा है वो वही 2 मैग्नेट्स वाली बात कि वो उसकी फील्ड लाइंस जो हैं कहाँ जाना चाहेंगी, माइनस के सिरे में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम पर भी असर डालता है। एटम बहुत से हैं, एटम 103 एलिमेंट्स के या 110 एलिमेंट्स के होते हैं, ये सारा कोर्स आगे आएगा। सारी दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है, लेकिन इसी एटम की कहानी में सिर्फ इतना और ऐड करना जरूरी है आज के दिन में कि जो मेटल है, जितने भी धातु हैं, लोहा, पीतल, कांसी, कली, कुछ भी, जितने भी धातु हैं, सोना, चांदी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन अभी बनाया गया साफ एटम में यहाँ बना देता हूँ, तो ये जो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स में धातुओं के, ये लूजली एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
लूजली एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो जुड़ा हुआ तो है, लेकिन लकड़ी के इलेक्ट्रॉन की तरह सख्ती से नहीं जुड़ा हुआ उसके साथ, या प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉन की तरह से, बल्कि इसको अगर जरा सी ही इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये पहले से भी घूम रहा है और लूजली एसोसिएटेड कमजोर रिश्ता भी रखता है, तो ये क्या होगा कि निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो उस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फिजा में आ जाएगा, उड़ जाएगा, या हम उसको चाहें तो किसी तार में ले सकते हैं। जो हमारी सोलर एनर्जी है, ये क्या करती है कि छत पे रखी हुई जो सोलर पैनल की प्लेट है, उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की शुआओं में ऐसी शुआएं भी हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट शुआएं कहते हैं, जो ज्यादा ताकतवर शुआएं हैं। इसका हम जिक्र करेंगे अभी मैक्सवेल की बात के साथ। तो वो जो ताकतवर शुआएं हैं वो जब पड़ती हैं मेटल पर, जो मेटल पे यूज हो रहा है उसमें पाउडर की फॉर्म में आजकल यूज हो रहा है, पहली पुरानी प्लेटों में डायरेक्ट वो स्टील होता था, तब वो उस पाउडर को लेप किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है। तो जो भी मेटल उसमें यूज हो रहा है, उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उसको जरूरत पड़ रही है उसकी। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं आइंस्टाइन के। सूरज की रोशनी की एक शुआ, सबकी नहीं, जितनी आ रही है सबकी नहीं, उसमें से जो एक नीली शुआ है उसकी ताकत से लग रही है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल के हवा में जाने की बजाय एक सिस्टम बनाया गया कि तारों में आ जाए, इसको हम करंट कहते हैं, सोलर पैनल वाला करंट। तो ये जो एटम है, ये जब उस कड़े या उस तार में था, पीतल की तार अगर समझ लें, अब हम कड़ा छोड़ देते हैं फैराडे का, तो जब मैग्नेट इसके नजदीक आया फैराडे के वक्त में, तो इस लूजली एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनों ने इस तरह घूमना शुरू कर दिया इस पूरे सर्कल में। अगर हम इसको कॉइल में जोड़ दें तो ज्यादा सर्कल बन जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है, तो छोटे छोटे बहुत सारे मैग्नेट मिलके एक बड़ा मैग्नेट बना देंगे, जो मोटर होती है हमारी, या कोई भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। अब हम वहां क्या देखना चाह रहे थे, वहां हम ये देखना चाह रहे थे फैक्ट वेबसाइट पर कि ये जो मैग्नेट है, अगर हम इसको नजदीक लाते हैं कॉइल्स के, तो वो जो वोल्टेज है वो महसूस हो रहा है कि इसमें है, लेकिन जब हम इसके अंदर ले जाते हैं तो फ्लक्स जो है, बल्ब पूरा रोशन होता है तो फ्लक्स जो है ज्यादा ताकतवर है, और तार भी ज्यादा ऐसे घूम रही है। तो ये जो बात अब मैंने की है, इसको कहते हैं फैराडेज लॉ। लॉ तभी वो बनना था, दरियाफ्त से नहीं बन सकता था, जब वो उसमें आगे कोई प्रिंसिपल भी दरियाफ्त करे, नेचर का प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल को इलेबोरेट करे, समझा दे, तो वो लॉ कहलाएगा। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस, कंडक्टर जो है हर उस धात को कहेंगे, हर उस एलिमेंट को कहेंगे जो धात की तरह से बिहेव करे, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली एसोसिएटेड है, और जब उसके नजदीक एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो वो उसमें इंडक्शन पैदा कर देगा, इंड्यूस कर लेगा, वो कंडक्टर इंड्यूस कर लेगा अपने अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ताकत। वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके नजदीक आई थी, और वो फील्ड लाइंस जो निकल रही थी, वो जब नजदीक आके धक्का देने लगी थी, तो जब वो धक्का देने लगी थी तो उसमें नए नए छोटे छोटे मैग्नेट एटमों के अपने इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने लगे। अब वो दौड़ाने का अमल ताकत लेकर आए, फोर्स लेकर आए, जिसे हम कहते हैं कि इंड्यूस कर लिया गया, कहां से, मैग्नेट से। जितना वो ताकतवर होगा, जितना चेंज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, फ्लक्स यानी करंट कह लें, उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चेंज होगा या एरिया जितना बड़ा होगा, कड़ा अगर बड़ा होगा तो बड़े पैमाने पे फिर चेंज होगा, वो भी ज्यादा होगा। छोटा होगा एरिया तो चेंज कम होगा। यानी उसने एक प्रिंसिपल दरियाफ्त कर लिया। और फिर इसमें जो दिलचस्प बात है, ये वाहिद ऐसा लॉ है जिसमें कहा जाता है कि इंसानों जैसी एक आदत पाई जाती है फितरत के कानून में, जो बड़ी अजीब बात है। वो इस तरह से कि जब हम मकनातीस को इसके नजदीक लाते हैं तो उस वक्त तो ये, इसका जो अपना फ्लक्स है ये घूमने वाला, उसका, अभी आपको ये बात समझ तो शायद नहीं आएगी, उसका राइट हैंड रूल में रुख ये होगा उसके पूरे फ्लक्स का। फ्लक्स की बात जब करेंगे तो करंट से अलग होगी। फ्लक्स ये है, करंट ये है कि तार में घूम रहा है, फ्लक्स ये है कि जो सारा इकट्ठा हो गया। जैसे मैंने कहा कि
कई कॉइलें होंगी तो सबका एक बड़ा फ्लक्स होगा। तो दो मुख्तलिफ चीजें। तो करंट ये है कि ऐसे घूम रहा है और फ्लक्स सारे का नाम है। अब जब ये नजदीक आएगा तो फ्लक्स इनवर्ड भागेगा इसके घूमने की वजह से, यानी पीछे को जाएगा। लेकिन जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो फ्लक्स इसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा, यानी जब ये हम बाहर खींचेंगे तो फ्लक्स वापस आएगा, इसके पीछे ताकुब करेगा और इसके ऊपर अपना अट्रैक्शन कायम रखेगा, इसको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये एक अलग लॉ है अगरचे किसी और नाम से, ये फ्लक्स का, जो हम शायद मैं शामिल भी कर दूं उसमें, लेकिन है यही फैराडे से बरामद होने वाला नेक्स्ट कानून है ये। इसका नाम मुझे साइंसदान का ज़हन में नहीं है, शी के नाम से शुरू होता है। उसका लॉ है कि ये ह्यूमन लाइक लॉ है। अब इसमें इंसानों वाली क्या बात थी, ये वो कहते हैं कि ये इंसानी आदत है कि जब आपके पास कोई आना चाहे तो आप उससे दूर जाएं, और जब आपको कोई छोड़ के जाना चाहे तो आप उसके पीछे जाएं। तो ये नेचर की आदत नहीं है, नेचर ऐसा नहीं करती। आप अगर नेचर के पीछे जाना चाहें तो नेचर आपकी तरफ आती है, और अगर आप नेचर को छोड़ के जाना चाहें तो ऊपर ही चली जाती है। लेकिन यहाँ ये उलट है कि जब आपका मैग्नेट फ्लक्स के नजदीक आएगा तो फ्लक्स आपसे दूर जाना चाहेगा, लेकिन जब आप मैग्नेट को दूर करेंगे तो फ्लक्स आपको पीछे से पकड़ना चाहेगा, आपके पीछे ताकुब करेगा। तो ये जो स्पेशल ये वाली बात है, ये किसी और साइंसदान की है, फैराडे की नहीं है, लेकिन फैराडे का ही है ये फ्लक्स। थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इसमें जो जरूरी है, जो जिसकी वजह से मैं इतनी देर से रुका हुआ हूँ, वो पॉइंट ये है कि न्यूटन की जो साइंस थी सारी, मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं, न्यूटन्स मैकेनिक्स, वो सारी मोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे गेंद है, गाड़ी है, दीवार है, उनके दरमियान जो मादे और तवानाई का ताल्लुक है, उस पर साइंस वो सारी उस पर बनाई गई थी। आप एक बिलियर्ड का पूल सोचें, बिलियर्ड का टेबल सोचें, पूल का टेबल सोचें, और उस पर स्टिक के साथ खड़े हो जाएं और बार बार स्ट्राइकर को स्ट्राइक करें किसी न किसी गेंद पर, तो आप जो आवाज सुनेंगे वो भी एनर्जी है। और जब उनको आप टकराएंगे तो इसकी जो ताकत है जिसमें आपने हाथ से भी डाली है, वो उसमें मुंतकिल हो रही है, या दो में तकसीम हो रही है, या चार में तकसीम हो रही है। ये सारी की सारी साइंस न्यूटन ने दे दी। मसला उस वक्त पैदा हो रहा है जब हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आती है, और मॉडर्न फिजिक्स चलती है इलेक्ट्रॉनों पर, इलेक्ट्रॉनों के और प्रोटॉनों के चार्ज पर। मकनातीस उनके नजदीक आते हैं तो मकनातीस उन पे असर डालते हैं। प्रोटॉन प्लस है तो उस पर मकनातीस का नेगेटिव सिरा असर डाल देगा। प्रोटॉनों पर और इलेक्ट्रॉनों पर मकनातीस के असरात से फिजिक्स को गौर करना पड़ेगा कि वो गेंदों वाली जो बात थी कि एक दूसरे से जब चीजें टकराती हैं तो इतनी 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 तवानाई निकलती है, तकसीम होती है, वगैरह वगैरह। तो क्या अब वो फिजिक्स कायम रह सकती है कि इसमें से जो फ्लक्स आ रहा है, फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्या उसके कितने फोटॉन, क्योंकि ये मैग्नेटिक है और ये इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फोटॉन उसका जरा समझा जाता है। जब कभी भी फोटॉन कहा जाएगा तो वो होता तवानाई का एक शमा है, तवानाई का एक चंक है, तवानाई का एक पैक्ट है, एक थैला है जो उसमें तवानाई है, फोटॉन। लेकिन हम उसे बयान जरे के तौर पे करेंगे, पार्टिकल नेचर के तौर पे, उससे समझना आसान है। जब उसकी वेव नेचर का वक्त आएगा आगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो हम अपने जहनों को चेंज कर लेंगे कि जब तक हम न्यूटन के रेल्म में, जब तक हम न्यूटन के जहान में हैं, हमें उसको पार्टिकल ही समझना चाहिए ताकि हमारी साइंस सीधी सीधी रहे। जब एक फोटॉन आएगा नजदीक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉनों के साथ जब एक फोटॉन टकराएगा, टकराए बगैर ही वो सारा कुछ कर देता है, लेकिन हम उसको टकराए ले लेते हैं ताकि न्यूटन की बात इसके साथ मिलाई जा सके, क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स से निकल कर मॉडर्न फिजिक्स में दाखिल हो रहे हैं। तो जब एक फोटॉन जो एक जर्रा है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक जर्रा है, उससे टकराता है तो इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है? वो रिलेशन न्यूटन के M1 और M2 को फॉलो करता है या नहीं, ये नुक्ता हमें देखना है। M1 और M2 क्या है? हमने बात की थी कि मास को m कहता है न्यूटन, और वो कहता है कि दो जो मास है उनके दरमियान अट्रैक्शन है, चाहे वो बहुत छोटे क्यों ना हो और चाहे वो बहुत बड़े क्यों ना हो। दो कहकशाओं के दरमियान भी अट्रैक्शन है और दो पार्टिकल्स के दरमियान भी अट्रैक्शन है। अब न्यूटन ने कानून दे दिया कि वो अट्रैक्शन इतनी 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 है, और
हरकत करता हुआ जिस्म रुके हुए जिस्म के मुकाबले में यूं निकलेगी अट्रैक्शन, इतनी निकलेगी, और उनकी इतनी हर चीज के फार्मूले बना दिए, उसने पूरा कर दिया फिजिक्स। ये जब आया, मॉडर्न फिजिक्स जब आई, तो सवाल ये उठाया गया कि अब इस छोटे पैमाने पे, जहाँ पे फोटॉन भी एक गेंद है, एक चंक ऑफ एनर्जी है, इस पैमाने पे भी M1 और M2 काम करते हैं या नहीं। तो इस पे कूलम लॉ है, जिसे हम कहते हैं Q1 और Q2, वो आज हम नहीं कर रहे। तो Q1 और Q2, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कूलम लॉ न्यूटन के इस लॉ की कॉपी है, हूबहू। बल्कि कहा भी गया है किसी जगह पे कि कूलम ने जानबूझ के अपनी मुसावात को न्यूटन की मुसावात की शक्ल देने की कोशिश की, और वो ये अपनी जिंदगी में सोचता था कि मैं न्यूटन जितना बड़ा साइंसदान हूँ, इस वजह से, जो मैं अभी बताने लगा। चलो, ये एक साइंसदान का पर्सनल मामला था और ये फनी बात है, लेकिन एग्जैक्टली उसने कॉपी किया उस मुसावात को जो न्यूटन किया, और M1 M2 की जगह पे करंट Q1 और करंट नंबर 2 Q2 वहां पे रख दिया, करंट और करंट का रिश्ता। तो नतीजा मैं जो अखज करके बता रहा हूँ ये है कि वही था, M1 और M2 की तरह से ही दोनों पार्टिकल्स का रिश्ता था। लेकिन क्या ये बात सच है कि जब 18वीं सदी तक या 19वीं सदी तक ये कहा गया कि ये वही रिश्ता है, तो मॉडर्न फिजिक्स ने ये क्यों कहा कि न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स का ये रिश्ता कायम नहीं हो सकता, और यहाँ पे न्यूटन के कवानीन टूट जाते। रोशनी की शुआ की रफ्तार अभी तक नहीं आई थी इस दुनिया में, साइंस की दुनिया में। रोशनी पर काम हो रहा था, जो कि हम अभी मैक्सवेल की बात के साथ करेंगे, और उसकी रफ्तारें भी दरियाफ्त होने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने नंबर्स दे दिए थे, लेकिन अभी वो इन नहीं हुई थी फील्ड में, ताकि वो मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बनाती। तो फैराडे का ये तारुफ है कि फैराडे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इसलिए है कि उसने इंडक्शन का ये कानून, लॉ ऑफ इंडक्शन भी इसे आप कह सकते हैं, फैराडेज लॉ भी कह सकते हैं, दरियाफ्त किया कि जितना फील्ड में प्रेशर होगा या फील्ड में जितना चेंज होगा, चेंज से मुराद ये हरकत है। याद रखने की बात यह है कि अगर मैग्नेट को और उस कॉइल को आमने सामने बेशक रख लिया जाए, या मैग्नेट उसके दरमियान में भी बेशक रख लिया जाए, लेकिन अगर रोक दिया जाए, जैसे मैंने हाथ रोक दिए, कुछ नहीं होगा और कोई करंट नहीं होगा। चेंज शर्त है। तो लॉ का पहला लफ्ज ये है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है। तो वो क्या करता है, इंडक्शन की जितनी पावर उसमें होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। ये था फैराडे का